हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। और साइंस का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पार्ट कौन सा है? तो ये पार्ट 3 है। जैसे कि रसायन विज्ञान का हम लोग धातु और अधातु के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो इसमें पार्ट 1 बन गया था। जैसे कि पढ़ रहे थे ना, तो उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो हम लोग उसको छोटा करने के लिए उसको वहीं पर ब्रेक कर दिए, मतलब वहीं पर उसको रोक दिए। उसके बाद आज दूसरा पार्ट आया, उसके बाद तीसरा पार्ट आ रहा है। तो जैसे कि 66 क्वेश्चन हम लोग कर लिए धातु और अधातु से। और आज हम लोग मतलब छोटा-छोटा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। आप लोग वीडियो केवल देखिए ना, मैं याद करवा दूँगा। जैसे कि याद करने की ज़िम्मेवारी मेरी रहेगी। चलिए, आप केवल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ पर अगर याद नहीं हुआ तो समझ में तो आ जाएगा, दूसरी बार देखेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। चलिए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो 67 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? तो मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अमलगम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर जब मिश्र धातु में पारद होता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला है, तो अगला है 67 हो गया। 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो एक धातु है जो गैसीय अवस्था में है पाई जाती है, तो कौन सी है? इसका पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 हो गया। 69 नंबर, तो 69 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक धातु जो विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों, जब तक मैं क्वेश्चन का ऑप्शन देखूंगा ना, जैसे कि 1 2 3 4 चारों ऑप्शन देखूंगा, तब तक आप लोग क्या करिएगा, वीडियो का आंसर मतलब टाइपिंग कीजिएगा। जैसे कि लाइव चल रहा है तो आंसर टाइपिंग करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि सही आंसर टाइपिंग करें। या अगर टाइप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने मन में सोचिएगा कि सही उत्तर इसका क्या हो सकता है। उसके बाद हम बताएंगे, तो उसके बाद आप मिलाएंगे कि हाँ सही हुआ, तो आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा अगर याद हुआ तो। अगर याद नहीं हुआ तो वहीं पर वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तो लाइव में वीडियो को पॉज नहीं कर पाएंगे। चलिए, अगर जो लाइव खत्म होगा ना, तब वीडियो को पॉज कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। तो धातु है और विद्युत का सुचालक होता है, बहुत मस्त क्वेश्चन है जी। अधातु भी है, मतलब कि सभी अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, एक ही है जो अधातु है और विद्युत का सुचालक है। तो वो कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है, तो इसीलिए वहाँ पर कार्बन भी दिया है। तो कार्बन का प्रूफ कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन का प्रूफ इनमें से कौन सा है? तो ग्रेफाइट है और हीरा है। तो 2 कार्बन का प्रूफ है, 3 होता है तो एक और भी होता है, तो वो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। 2 ही नॉर्मल पूछा जाता है कि कार्बन का प्रूफ कौन कौन सा है? तो हीरा और ग्रेफाइट। और तीसरा अप्रूफ मेरे पॉलिटेक्निक के एग्जाम में दिया था, तो उसमें पूछा गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मैं नहीं लिख पाया। घर पे आकर देखा तो तीसरा अप्रूफ भी होता है, उसमें कार्बन और हीरा था ही नहीं, तो उसको नहीं बना पाया। लेकिन मेरा पॉलिटेक्निक एग्जाम आराम से, मतलब आसानी से, बहुत अच्छा से निकल गया है। और दोस्तों, आप लोग कभी वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले अपना क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कराई जाती है। अगर जब पॉलिटेक्निक में आप गवर्नमेंट जॉब कॉलेज लेना चाहते हैं और फ्री में पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा फ्री में पढ़ना चाहते हैं, या ITI फ्री में पढ़ना चाहते हैं, सरकार आपका खर्चा देगी, हॉस्टल देगी, रूम देगी, तो आप लोग यहीं से तैयारी कीजिए, आराम से आपका पॉलिटेक्निक निकल जाएगा। और मैं भी निकाला हूँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरा कॉलेज मिल भी गया है और मेरा नाम भी लिखा गया है, मैं पढ़ता भी हूँ उसी कॉलेज में। चलिए दोस्तों, मेरा तो नाम लिखा है, 2 साल हो गया है। तो आप लोग भी अगर से निकलना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिएगा, किस तरह से पढ़ाई करना है मैं बताऊंगा, या कमेंट कीजिएगा, मैं कॉल कर लूँगा, आप कमेंट में नंबर दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, तो आगे क्या क्वेश्चन है। तो आगे है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से सर्वोत्तम चालक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है? निम्न में से सभी में से बताना है। तो सबसे अच्छा चालक के लिए हम तो जानते हैं कि चांदी होता है, तो इसमें कोई नॉर्मल सी बात है, चांदी होती है। लेकिन सभी का हिंदी नाम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे कि इसमें जो भी दिया गया है ना, जिसका हिंदी नाम जानेंगे, तो सूत्र में दिया गया है नाम। तो एल मतलब क्या होता है? तो एल मतलब होता है एल्यूमिनियम। एजी मतलब क्या होता है? तो एजी मतलब होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम मतलब क्या होता है? चांदी। दोस्तों, ये लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, इसको हम लोग अपने भाषा में चांदी बोलते हैं, या सिल्वर बोलते हैं इंग्लिश में। एयू मतलब क्या होता है? तो एयू भी लैटिन नाम है, ये ऑरम होता है, ऑरम में मतलब सोना। उसके बाद यहाँ पर सोना गोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो उससे मतलब नहीं इंग्लिश से। यहाँ पर पी मतलब क्या होता है? प्लम्बम। प्लम्बम मतलब लेड, यानी कि शीशा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से उपधातु कौन सा है? तो उपधातु बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से उपधातु कौन सा है? पहला ऑप्शन है कार्बन है, दूसरा है सिलिकॉन है, तीसरा है सल्फर है, चौथा है पारा है। तो उपधातु कौन सा है? तो सिलिकॉन है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित है? तो MgO यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि Mg2+, उसके बाद और O2-। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में ही दे दिया है सही उत्तर, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो धातुएं
जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था का मतलब हुआ ना कि जो प्राकृतिक में जैसे कोई भी गैस होगा ना तो उससे अब क्रिया करके मतलब उसका संचारण नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता है। तो बहुत कम मात्रा में प्राकृतिक से अभिक्रिया करते हैं। जैसे लोहा का जानिए कि लोहा के बारे में आप लोग जानिए कि लोहा जो होता है ना प्राकृतिक से अभिक्रिया करके नष्ट हो जाता है अपने आप। तो उसी प्रकार वही बताना है कि कौन सी अभिक्रिया, कौन सी मतलब जो तत्व हैं जो अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, तो कौन कौन सा है। तो सोना चांदी है, तो सोना चांदी जहाँ दिया गया होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड भी नहीं दिया गया है, और चांदी को बोलते हैं सिल्वर, तो सिल्वर भी नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर सोना और चांदी का सूत्र याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सोना का सूत्र क्या होता है, तो ए यू होता है, और ए जी, चांदी का सूत्र क्या होता है, तो ए जी होता है। और दोनों का सूत्र यहाँ पर सोना का एस होना चाहिए, लेकिन चांदी का सी एच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्यों अलग अलग है, क्योंकि ये लैटिन नाम है। लैटिन नाम मतलब होता है कि जैसे कि लैटिन नाम सोना क्या होता है, तो ऑरम होता है, ए यू से ऑरम, और चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, तो ए जी से होता है अर्जेंटनम। अर्जेंटनम चांदी अर्जेंटम, तो अर्जेंटम याद कर लीजिएगा और ऑरम भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये आप लोग याद कर लीजिए। और यहाँ पर एन ए मतलब क्या होता है, तो एन ए मतलब होता है सोडियम, एफ मतलब फेरस, फेरस मतलब लोहा, सभी लैटिन नाम है। यहाँ पर ऑरम जिंक, यहाँ पर जिंक, यहाँ पर जिंक जो है ना वो डायरेक्ट नाम है। चलिए अगला दिया है, यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया था इनमें से सभी, सभी तो नहीं होगा, ए ई और ए जी सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, अगर सभी नहीं होगा किसके किसके कारण सभी नहीं होगा, तो लोहा के कारण नहीं होगा, लोहा कारण और एन ए कारण, सोडियम के कारण। तो सोडियम तो और क्रियाशील है, क्योंकि इसको तो केवल बाहर रखेंगे कि वो फट जाएगा, इसीलिए इसको किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है। और इसको फाटा हुआ मैं भी देखा हूँ, अगर मेरे टीचर ने एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे, जैसे आप लोग जहाँ ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते होंगे ना, वहाँ पर अपने टीचर से बोलिएगा, या कोचिंग वाले टीचर से भी बोल सकते हैं, जैसे कि सोडियम थोड़ा सा आप बोलिएगा सर से कि सर थोड़ा सोडियम आपको कहीं से व्यवस्था कीजिए, ताकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कर सकें। उसको पानी में फेंकिएगा, वही उसी समय फट जाएगा, आवाज़ भी करता है। आगे देखते हैं, तो ये 73 कर लिए। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, इसका पहला ऑप्शन है निक्षालन, दूसरा है फेन उत्प्लवन, तीसरा है गुरुत्वीय पृथक्करण, चौथा है चालन। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 के लिए। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कानिट अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है। तो कानिट अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है निष्पातन, निस्तापन, दूसरा है जारन, तीसरा है प्रगलन, चौथा है निक्षालन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निस्तापन। तो निस्तापन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लोहा के प्रमुख अयस्क हैं। तो लोहा का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है, तो सीने बार दिया गया है, बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, क्यूपराइट है। तो सीने बार किसका अयस्क है, इसको पूरा डिटेल में पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तभी तो मतलब हमसे पढ़ने में मजा आएगा। और नहीं तो आप लोग को डिटेल में जैसे हम इसको क्वेश्चन का आंसर बताकर आगे बढ़ जाते हैं, तो आप लोग बुक से नहीं पढ़ सकते थे, बुक से भी तो बुक में सभी क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, तो फिर हमसे पढ़ने की क्या जरूरत है। इसीलिए मुझे पूरा समझाना पड़ता है अच्छी तरह से, इसलिए वीडियो लंबा भी होता है। तो लोहा के प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है सीनेबार। तो सीनेबार किसका अयस्क है, तो ये है पारा का। पारा का सूत्र क्या होता है, तो पारा का सूत्र होता है Hg, ये आप लोग जान लिए। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट भी नहीं होगा, लोहा के प्रमुख अयस्क, तो बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क क्या होगा, तो बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एल्यूमिनियम। मतलब बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का मैं यहाँ पर शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ, यानी कि सूत्र लिख रहा हूँ, एल होता है। और लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो हेमेटाइट है। लोहा का अयस्क क्या है, तो हेमेटाइट है, तो हेमेटाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहा का सूत्र क्या होता है, तो लोहा का सूत्र हो जाएगा Fe, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और क्यूप्राइट, क्यूप्राइट किसका अयस्क है, तो क्यूप्राइट जो है ना वो कॉपर का अयस्क है, कॉपर को Cu लिखते हैं, और कॉपर को तांबा भी बोला जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 76 हो गया। 77 देखते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, अभी पता चल जाएगा, वहाँ पर लिखे भी हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो यह है एल्यूमिनियम का, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों जिस क्वेश्चन पर टाइम देने की जरूरत नहीं, उस पर टाइम देकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ जाएंगे। जिसके उसके पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था कि एल्यूमिनियम होता है उसका अयस्क, तो फिर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। और टाइम वेस्ट आप लोग कीजिएगा मत भी, मतलब थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, टॉपर आना है तो। अगर जी 10th में आप लोग को, और दोस्तों थोड़ा सा भी गांव में अगर खेलने उलने जाते होंगे, तभी थोड़ा समय के लिए खेल छोड़ दीजिए परीक्षा तक, उसके बाद परीक्षा देने के बाद खेलिएगा। नहीं तो अभी भी खेल रहे हैं, परीक्षा के बाद भी खेलेंगे, तो उसमें फर्क क्या हुआ, तैयारी कैसे कर रहे थे, उसमें फर्क तो कुछ दिखना चाहिए ना। तो इसीलिए आप लोग अभी खेल को प्ले जो होता है ना उसको बंद करिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो ये कौन सा हम लोग क्वेश्चन कर लिए, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का कर लिया है। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि
कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है तो यही बताना है। तो ये किया जाता है ऊष्मीय अपचयन से किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 79 यानी कि 79 और 89 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसमें कन्फ्यूज होते हैं सभी लोग। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि पारा जो धातु होता है का मुख्य अयस्क क्या है? तो ये है सीने बार। इस पर भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका भी हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो Fe3O4 बनाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन है। अगर जो दोस्तों वीडियो में जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे ना कभी कभी, तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं याद करने के लिए, अगर आपको पता नहीं होगा। तो हमको तो पता नहीं कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है कौन सा क्वेश्चन याद नहीं है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो में थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पता होगा, मैं उसको डिटेल में समझा रहा हूँ, तो आप लोग 10 सेकंड 20 सेकंड भगा भी सकते हैं। और जो कोई समझ में नहीं आए तो उसको पूछे भी कर सकते हैं। यूट्यूब का इतना सिस्टम है, आप लोग इसका यूज कीजिए। यूज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कांसा का मुख्य अयस्क क्या है? अगला क्वेश्चन है 81 नंबर है। कांसा का मुख्य अवयव क्या है? तो कांसा का बताना है। तो कांसा का मुख्य अवयव क्या है? तो यह है कॉपर और स्टेनलेस। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सी और एन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके साथ एक तांबा नहीं पीतल का भी पूछता है, पीतल के बारे में कि पीतल का मुख्य अयस्क कौन कौन सा है? तो उसका तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। चलिए उसको भी याद कर लीजिएगा। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु क्या है? तो उसे पीतल बोलते हैं। दोस्तों देखिए, मैं बता रहा था यहाँ पर अभी आ गया क्वेश्चन, मैं इस पर ध्यान भी नहीं दिया था कि यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है वही वाला। ये इसको चलिए अब आ ही गया है तो ट्रिक भी बता देंगे याद करने के लिए। अगर जो नहीं आता ना तो अभी ट्रिक नहीं बताता। पहले वाले इसके वीडियो में बता दिया हूँ ट्रिक, लेकिन इसमें नहीं बताता अभी। जैसे कि यहाँ पर आ गया है तो बताना तो पड़ेगा ही। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पीतल कहते हैं। इसको याद करने की क्या ट्रिक है? तो इसे याद करने की बहुत मस्त ट्रिक है, और हम भी इसी ट्रिक से याद कर रहे हैं। सच बोलना है चाहिए कभी भी, हम भी इसी ट्रिक से ही याद किए हैं। जैसे कि बार बार भूल जा रहे थे तो इसको याद किए। पी से क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर गलती हम लिख दिए हैं, पिताजी लिखिए पहले। पिताजी हम लिख लिए हैं। यहाँ पर पी से क्या हो जाएगा? तो पी से हो जाएगा पीतल जो बन रहा है, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। तो पिताजी पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। जिंक को जास्ता बोला जाता है। आप लोग ये मत कन्फ्यूज कर हो जाइएगा कि यहाँ पर तो जिंक हो रहा है, जास्ता यहाँ पर आंसर दिया है। तो आप लोग इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, जिंक और जास्ता दोनों की है। चलिए आगे देखते हैं। जिंक के साथ अन्य किस धातु को मिलाकर जिंक अमलगम बनाया जाता है? तो जिंक के साथ और कौन सा मिलाया जाएगा? तो पारद उसमें लिखा होना चाहिए। जो भी मिलाया जाएगा, अगर जो अमलगम की बात आ जाएगी ना तो उसमें पारद लिखा हुआ आंसर में आना चाहिए। यहाँ पर पारद सिर्फ लिखा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर में दिया गया है, लेड और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लेड और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया गया है सोल्डर। सोल्डर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो धातु है या एक धातु का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो दो धातु, एक धातु और धातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर समांगी मिश्रण बोल दिया है, तो इसीलिए ये मिश्र धातु बनेंगे। दो धातु मिलाइए या एक धातु और एक अधातु मिलाइए, उससे जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे मिश्र धातु कहते हैं। 85 हो गया। 86 नंबर बोलते हैं। तो 86 नंबर देखते हैं तो क्या बोला है 86 नंबर में, किस मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद यानी कि H हो तो यह कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अमलगम। मतलब किसी भी मिश्र धातु में अगर जो पारा मिला दिया जाए ना तो उसे अमलगम कहा जाता है। मतलब कि अमलगम कहलाने के लिए उसमें पारा मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पारा नहीं रहेगा तो वो अमलगम नहीं कहलाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। पारा कहते हैं। तो पारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं। तो पारा का मिलाना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है अमलगम कहलाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन है कि पोलोनियम क्या है? तो पोलोनियम क्या है तो यही बताना है। पहला है उप धातु है कि दूसरा है धातु है कि तीसरा है अधातु है कि चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप धातु है। पोलोनियम जो है ना वह उप धातु है। आगे क्वेश्चन 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऐसी धातु जो वायु में संचारित नहीं होती है। तो वायु में संचारित नहीं होती है तो कौन सी है? वायु में तो ऐसे सभी संचारित होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में कौन सा होता है? तो ये होता है सोना, गोल्ड, जिसका लैटिन नाम क्या है? ऑरम है। ऑरम से ही इसका सूत्र बना है AU। इसको आप लोग इस तरह से कंफ्यूज मत होइएगा कि सोना का सूत्र एस क्यों नहीं है, क्योंकि उसका लैटिन नाम होता है ऑरम। और उसी तरह चांदी में होता है, चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटनम। तो अर्जेंटनम होता है तो AG उसका सूत्र है, लेकिन चांदी को CH नहीं होता है सूत्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन में CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो इसका पहला ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है कार्बोनिक अम्ल, चौथा है नाइट्रिक अम्ल। तो CO2 को जल में जब घुलाएंगे तो कौन सा गैस बनेगा? तो यह बनेगा कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल ऑप्शन
सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 90 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम क्या होगा। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम क्या होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा H2 होता है। जैसे कि अम्ल के द्वारा H2, जैसे कोई भी अम्ल होगा ना तो उसमें पूछा जाता है कि अम्ल में कॉमन तत्व कौन सा है, तो कॉमन तत्व होता है, कॉमन मतलब कि सभी अम्ल में यह तत्व होगा ही होगा, तो वो H2 होता है। और अगर सभी अम्ल जो धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो फिर क्या बनता है, तो वो बनता है H2 रिलीज होता है। कोई भी तत्व बनेगा तो उसके बाद H2 रिलीज होगा। जैसे तत्व नहीं बोलेंगे, कोई भी यौगिक बनेगा ना तो H2 रिलीज होगा। रिलीज मतलब बाहर निकलेगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, यहाँ पर नीचे मार्क करना होगा, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत अपघटन, दूसरा है परगलन। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो चलिए दो और ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है फेन उत्प्लवन, चौथा है जारन। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर से स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, तो यह किया जाता है विद्युत अपघटन से। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लाल तप्य लोहे पर जलवाष्प की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ है। तो लाल तप्य लोहे पर जलवाष्प की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ कौन सा है, तो यह है Fe3O4, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन कहाँ दिया गया है, तो देखते हैं कहाँ दिया गया है, यसद लेबन। देखिए यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन नहीं दिया है तो आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। गैल्वेनाइजेशन को क्या क्या बोला जाता है, तो गैल्वेनीकरण भी बोला जाता है, यसदी लेपन भी कहते हैं, जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन में, तो यहाँ पर जिंक लेपन भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज मत हुइएगा, जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला जा सकता है। तो लोहा पर अगर जो कोई भी गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, मतलब जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, जिंक लेपन भी कहते हैं, या जस्तीकरण भी कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। 4-5 नाम है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा भी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे क्या बोला गया है, तो आगे 93 हो गया, 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे अधिक आघातवर्धन्य और तन्य धातु है। तन्य का मतलब हुआ कि सबसे मतलब लंबा किया जा सकता है, पतला से पतला हो जाए लेकिन टूटे ना, और मतलब सबसे पतला चादर बनाया जा सकता है, तो ये कौन सा धातु है, तो यह है सोना। उसके बाद चांदी। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि सोना इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 94 हो गया, 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सीने बार किस धातु का अयस्क है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इसका सीने बार पारा का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक धातु जिसका संक्षारण होता है तो वो कौन सा है। तो सबसे ज्यादा इसमें संक्षारण किसका होता है, तो एयू का तो बहुत नाममात्रक होता है, एजी भी नाममात्रक होता है, प्लूटोनियम ते भी नाममात्रक होता है। एफी जो है ना, इसका संक्षारण बहुत तेजी से होता है। जलवाष्प के मतलब कि करीब आएगा ना तो इसका संक्षारण बहुत तेजी से होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ड्यूरेलोमिन एक मिश्र धातु है जो कि बना है। तो ड्यूरेलोमिन किससे बना है, तो इसका पहला ऑप्शन है AlCuMgMn। तो इससे यही सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, और उसके बाद इसका अंतिम हो जाएगा Mn। तो इन्हीं से बन के बना है ड्यूरेलुमिन। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक जब तक नहीं देखेंगे ना तब तक आपको फायदा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है 98 नंबर। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है जारन, दूसरा है निस्तापन, तीसरा है प्रगलन, चौथा है अवकरण या अपचयन। तो जैसे क्या बोला गया है, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड कट गया था, वीडियो हैंग कर रहा है, अभी हैंग नहीं कर रहा है, जैसे कि क्या हुआ, नेट प्रॉब्लम है। नेट जब कम रहेगा ना तो मोबाइल इसी तरह से रुक रुक कर चलता है। तो यहाँ बोला है धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम की आवश्यकता का या उपयोग करना चाहिए, किया जाता है। पहला है जारन, दूसरा है निस्तापन। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन में दिया गया है कि प्रगलन या अवकरण या अपचयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवकरण या अपचयन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लग रहा है कि अंतिम क्वेश्चन था, हाँ अंतिम क्वेश्चन था। आज हम लोग खत्म कर लिए हैं धातु एवं अधातु। अगर जब आपके कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा ना तो आप लोग डायरेक्ट मेरे पास कॉल कीजिए, मैं अभी बताऊंगा आपके। अगर जो नंबर चाहिए तो 9798893286 कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं तो सभी लोग परेशान करने लगेंगे कॉल करके। ऐसे कभी तो मोबाइल बंद है, जैसे वीडियो बनाता हूँ तो मोबाइल बंद करके वाईफाई